नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की उस रियासत के बारे में बात करेंगे जिससे कहा जाता है मेवाड़। राजस्थान इतिहास की वो रियासत जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जिसके गर्भ के अंदर अनेक किस्मों का खजाना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अनेक प्रकार के क्वेश्चन अपने सामने देखने को मिलेंगे कि मेवाड़ की इस रियासत में कौन से वंश ने राज किया। हमारे सामने मुख्य रूप से 5 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि इस राजवंश का क्षेत्र कौन सा था, एक होता है इसकी उत्पत्ति कौन स्थान से हुई, एक इसका संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई और इसका प्रतीक चिन्ह है वो अपनी किन किन गहराइयों में छिपा हुआ क्वेश्चन लिए बैठा है। आज हम बात करेंगे उसी की। तो एक बार पुनः हम क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको अनेक प्रकार की यूट्यूब के ऊपर क्लासें मिल जाएंगी जिनमें आपको इतिहास की कहानियों से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन मूल इतिहास से अब तक दूर रखा जाएगा। आप उन चीजों पर, उन फैक्टों पर, क्या हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, या हम हमारा जो कीमती समय है वो अनेक प्रकार की अनर्गल वीडियो देखकर ही बर्बाद कर रहे हैं। तो उस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है और इसी के लिए हमने सुरेंद्र डूडी के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मुख्य उद्देश्य अपना यही रहेगा कि हम फैक्टों पर बात करें, कि हम उन तथ्यों पर बात करें जो तथ्य एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वो तथ्य जो हमें पेपर के अंदर हमें हमारी जो क्षमता है उसको पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिए हमारे साथ हो, हमने अच्छा सीखा हो। कहानियां कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, कहानियां कभी भी इतिहास को नहीं दर्शाती हैं। इतिहास को दर्शाते हैं उनके तथ्य, उनके जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन सा क्षेत्र, उत्पत्ति किस चीज की कहां से हुई है, किस वंश की कहां से हुई है, कौन सा तथ्य कहां से निकला है और कौन से, जो अगर हम देखें तो जो चीजें हैं वो कहां से जुड़ी हुई हैं और वो एग्जाम में किस प्रकार पूछी जाती हैं, वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसी की विषय की चर्चा करते हुए आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक प्रमुख रियासत मेवाड़ की। कि मेवाड़ राजवंश है, इसने राजस्थान के कौन कौन से स्थानों पर राज किया, कौन से स्थानों पर इन्होंने अपना क्षेत्रफल है वो बढ़ाया, कौन कौन सी इसकी प्रमुख रियासतें थी, कौन से राजा आए जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े, वो युद्ध अपने लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, हमारी शौर्य गाथाएं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को युद्ध किस प्रकार जोड़ते हैं और किस प्रकार मुगल आक्रांताकारी या मैं कहूं तो विदेशी आक्रांताकारी जो भारत में आए उन्होंने किस प्रकार युद्ध लड़े और किस प्रकार हम पर शासन किया। तो हमने ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों, पढ़ने से पहले ये हम गुलाम कैसे हुए या हम आजाद कैसे हुए। 1947 में हमें आजादी तो मिली, उसकी गाथाएं हमने बहुत सुनी, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा इतिहास क्या था, हम सबका इतिहास क्या था और हम उस इतने बड़े इतिहास के बाद भी, इतने गौरवान्वित राजाओं के बाद भी गुलाम कैसे हो गए। तो उसी विषय की चर्चा करने के लिए हम आज जुड़ेंगे मेवाड़ राजवंश में। सबसे पहले आप इस फैक्ट पर बात कीजिए कि दिमाग में किताब खोलते ही पहला आता है कि यार मेवाड़ है क्या, कौन सा स्थान है, किस नाम से जाना गया, क्यों जाना गया, मेवाड़ी क्यों कहा गया, प्राचीन काल में क्या कहते थे, कौन कौन से रियासतें इसमें आती थी, आधुनिक कौन कौन से जिले इसमें आते थे। तो इसी विषय की चर्चा के लिए देखिए क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है। तो यहां से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो आता है मूल रूप से राजस्थान में। तो ये आप देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूं। मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है। तो देखिए मेवाड़ का क्षेत्र मूल रूप से ये जो इलाका है ये मेवाड़ का है। हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान का दक्षिणी इलाका मेवाड़ में आता है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि मेवाड़ में मूल रूप से देखिए एक तो आपकी उदयपुर रियासत थी, यानी मैं कह सकता हूं इसे मेवाड़ रियासत, एकीकरण के समय की मेवाड़, या मैं कह सकता हूं देखिए एक डूंगरपुर आपकी थी, तो मैं कह सकता हूं कि डूंगरपुर यहां पर थी। और आप देखिए यहां पर बांसवाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं बांसवाड़ा मेवाड़ में था। चित्तौड़गढ़ जो एकीकरण के समय रियासत नहीं थी लेकिन मुख्य मेवाड़, जिसे प्राचीन काल में सीवी के नाम से जाना जाता था, महाभारत काल में ये सीवी जनपद कहलाता था। क्या कहलाता था? सीवी जनपद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में देखिए आप यहां पर आपको दिखाई दे रही है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का आधुनिक क्षेत्र मेवाड़ में आता है लेकिन उसमें ये रियासत नहीं थी। राजसमंद भी रियासत नहीं थी लेकिन आधुनिक मेवाड़ का हिस्सा है। तो यहां से एक रियासत आ जाती है आपकी शाहपुरा। कौन सी आ जाती है? शाहपुरा। तो आप ध्यान में रखोगे, शाहपुरा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक आती है आपकी प्रतापगढ़। कौन सी आती है?
प्रतापगढ़। तो हम कह सकते हैं बाकायदा एकदम से ताल ठोक कर कि मेवाड़ में मूल रूप से गुहिल वंश की 5 रियासतें थी। ये साम्राज्य इतना मजबूत था कि गुहिल वंश की 5 रियासतें मेवाड़ में थी। तो इसका मतलब एक और यहाँ ये हो जाता है कि एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 में अगर मैं बात करूं तो 2 गई जाटों की, जाट रियासतें 2, एक गई मुस्लिम रियासत। तो अब रियासत बचती हैं आपके पास 16, और 16 में से केवल 5 जो है, यानी हम कह सकते हैं कि 35% रियासतें केवल गुहिलों की थी। यानी ये साम्राज्य कितना मजबूत था, ये साम्राज्य कितना फैला हुआ था, और इसमें कौन से राजा हुए वो देखते हैं। तो देखिए 19 में से 5, अगर मैं बात करूं 19 में से 5 और 16 में 16 राजपूत रियासतों में से 5 केवल मुगलों की, सॉरी गुहिलों की। तो अब देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र कहलाता है मेवाड़। अब दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी हमें ये तो बता दिया कि मेवाड़ में कौन रियासतें आती हैं और राजस्थान का कौन सा इलाका मेवाड़ कहलाता है, लेकिन मेवाड़ ही क्यों और क्यों नहीं, क्यों इसे मेवाड़ नाम क्यों दिया गया? तो उसके लिए आपको जानना होगा कि इसे मेवाड़ ही क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए आप समझिए कि मेवाड़ इसे क्यों कहा गया। प्राचीन काल में आते हैं, घटना जो है वो लगभग अगर बात करें तो 3री-4री शताब्दी की। देखिए ये जो क्षेत्र जो है आपका मेवाड़ का इलाका, ये था मेव द्वारा रक्षित है। यहां पर एक जाति निवास करती थी, उस जाति को कहते थे मेव। क्या कहते थे? मेव। और इसको ही कहा जाता था मेर। क्या कहा जाता था विद्वानों? मेर। तो मेव या मेर। और देखिए कि इसके चारों तरफ इसकी रक्षा है वो इस क्षेत्र की जाति ये करती थी। तो हम जब घर में बाढ़ करते हैं, मारवाड़ के अंचल के अंदर बाढ़ होती है कि घरों में दीवार जहां नहीं होती है वहां बाढ़ की जाती है ना। और उस बाढ़ का मतलब होता है, बाढ़ किसके लिए की जाती है? रक्षा के लिए, कि घर में कोई किसी प्रकार का जीव जंतु है वो ना घुसे, तो उसके लिए रक्षा होती है। तो मेवाड़ इसलिए कहलाए कि मेवों द्वारा रक्षित क्षेत्र, वाड़ का मतलब होता है रक्षित। तो मेवाड़ मेवों द्वारा रक्षित क्षेत्र है, वो क्या कहलाया आपका? मेवाड़ कहलाया। चलो यहाँ आपको पता चल गया कि इसे मेवाड़ क्यों कहा गया, तो मेवों द्वारा रक्षित था इसलिए इसे मेवाड़ कह दिया। अब बात आती है कि जो मेवाड़ है ये और क्या क्या कहलाता है, तो आप ध्यान में रखोगे इसे कहा जाता है प्रागवाट। क्या कहा जाता है? प्रागवाट। इसे ही कहा जाता है मेदपाट। क्या कहा जाता है भाई? मेदपाट। तो मेदपाट और प्रागवाट भी इसी मैं बात करूं तो क्षेत्र के नाम है। उसके बाद में देखिए मैं बात करता हूं महाभारत काल की। महाभारत काल में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता था सीवी जनपद। क्या कहा जाता था? सीवी जनपद। यानी हम कह सकते हैं कि महाभारत काल में 16 जनपद थे और उनमें से एक था सीवी जनपद। जो सीवी जनपद का इलाका है वो चित्तौड़गढ़ का इलाका है। ध्यान देने योग्य बात है कि किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहा जाता था, तो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है वो सीवी जनपद कहलाता था। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो सीवी जनपद, जनपदों की होती थी राजधानी, और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। क्या थी भाई? मध्यमिका। तो ये भी आप ध्यान योग्य बात है कि मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में मध्यमिका को क्या कहते हैं? तो जब इतिहास का टॉपिक करेंगे तो एक नाम आएगा नगरी। कौन सा नाम आएगा विद्वानों? नगरी आएगा। नगरी सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम तो सीवी जनपद, राजधानी मध्यमिका, और आधुनिक नगरी ही मध्यमिका थी, या कुछ किताबें इसे मजमिका भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ये मेवों द्वारा रक्षित होने के कारण क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। बात क्लियर है। उसके बाद में इसे प्रागवाट या मेदपाट भी कहा गया, या अगर मैं बात करूं तो इसी क्षेत्र को बाद में जो जनपद काल था उसमें सीवी जनपद कहा गया। नगरी या मध्यमिका इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो कोई डाउट यहां पर आपका नहीं बचा है। ये था इसका क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं कि पहला बिंदु आपका क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो हमें दी गई है कि मेवाड़ में कौन सा वंश राज करता था। मेवाड़ में कौन सा वंश राज करता था और उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो हम अनेक प्रकार की उससे उत्पत्ति से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे दोस्तों। अनेक प्रकार की उत्पत्ति से इससे संबंधित तथ्य हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते हैं, कुछ इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ इन्हें वल्लभी से आया हुआ मानते हैं, कुछ इन्हें सूर्यवंशी कहते हैं, कुछ चंद्रवंशी कहते हैं, और ये स्वयं को क्या मानते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए हम बात करते हैं इसी की। अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी एक स्थान गुजरात का। कौन सा स्थान है भाई? ये गुजरात का स्थान है। गुजरात आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। नंबर 2 बिंदु पर हम बात करते हैं उत्पत्ति पर। तो उत्पत्ति देखिए, गुजरात में एक स्थान आप देखोगे, गुजरात में एक स्थान है वल्लभी। क्या नाम है भाई? वल्लभी। उस समय की एक रियासत हुआ करती थी और यहाँ के राजा हुआ करते थे शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ये आप ध्यान में रखोगे। जो शिलादित्य हैं इनकी कुल 9 रानियां बताई जाती है। इतिहास मानता है इनकी कितनी रानियां थी? 9। और देखिए शिलादित्य या वल्लभी के राजा हुआ करते थे गुजरात में। तो यहां पर हुआ अरब आक्रमण। कौन सा आक्रमण हुआ भाई? अरब आक्रमण। अब देखिए हमारे यहाँ डाउट ये क्लियर और मैं आपको कर देता हूं। कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये अरब आक्रमणकारी गुजरात और राजस्थान के रास्ते ही क्यों भारत में एंटर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अपना भारत है वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। तो इसको देखिए आप यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो भारत प्राकृतिक रूप से कैसे सुरक्षित है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको भारत प्राकृतिक रूप से सुरक्षित कैसे है उसकी एक बार देख लीजिए। ये है आपका हिमालय का इलाका। किसका इलाका है? हिमालय। ये है हिमालय। और अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सा इलाका है? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में ये जो इलाका है ये है अरब सागर का। किसका है भाई? अरब सागर का। अब ये गुजरात का इलाका और ये राजस्थान। अब आप मुझे ये बताइए कि अरब आक्रमणकारी क्या हिमालय पार करके आ जाएंगे? नहीं आ सकते। क्या अरब सागर पार करके आ जाएंगे? नहीं आ सकते। क्या बंगाल की खाड़ी पार करके आ जाएंगे? नहीं आ सकते। तो खुला इलाका कौन सा बचा? ये यानी राजस्थान और गुजरात का इलाका हिमालय पार करके आ नहीं सकते। केवल सिकंदर को छोड़कर हिंदुस्तान पर हिमालय पार करके कोई नहीं आया। तो अरब आक्रमणकारी आते थे इधर से, इस साइड से। तो इस साइड का मतलब है कि ये इलाका आपका हो जाता है ये इलाका। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने इस क्षेत्र से क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये आप समझ गए अरब आक्रमणकारियों ने कौन से क्षेत्र से आक्रमण किया था। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो शिलादित्य जो है वो वल्लभी के राजा होते थे। अरबों का यहां पर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। और जो अरब आक्रमणकारी थे इन्होंने क्या किया भाई? अरब आक्रमणकारियों ने आपके शिलादित्य को हरा दिया। शिलादित्य है इनकी क्या हो चुकी थी? हार। ये बुरी तरीके से हार गए और युद्ध में हो गई वीरगति को प्राप्त। यानी कह सकते हैं हम कि ये जब वीरगति को प्राप्त हुए उस समय की घटना देखिए। 9 रानियों में से एक रानी है वो थी आपकी आबू की। कहां की थी? आबू। और आबू है आपका सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। अब आप आ जाइए वहां पर जहां पर मैं आपको पहले बता रहा था। देखिए ये गुजरात का इलाका आपका, और गुजरात के इलाके के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात का इलाका और गुजरात के नजदीक कौन है? सिरोही। और सिरोही में क्या स्थित है? आबू। क्या स्थित है? आबू। और आबू में है अंबा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? अंबा माता मंदिर। तो राजस्थान के किस जिले में अंबा माता मंदिर स्थित है? तो आपका आबू में है। अब देखिए आबू में अंबा माता मंदिर है। यहां से ये जो आबू से एक रानी जिसका नाम था पुष्पावती। कौन सी रानी भाई? पुष्पावती जाती है। वो जाती है अंबा माता मंदिर में। और आप ध्यान में ये भी रखोगे कि उस समय पुष्पावती थी गर्भवती। क्या थी? गर्भवती। इतिहास हमें और गौरवान्वित तब कर देता है जब हमारी आज जो प्रथाएं चल रही हैं वो इतिहास की देन है। वो इतिहास हमें सजोता है। तो आबू की पुष्पावती है। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय कहां थी? आबू में थी। शिलादित्य की पत्नी थी और आबू में थी। तो यहाँ 8 रानियां जो है वो कर लेती हैं जौहर, लेकिन पुष्पावती बच जाती है। अब जब पुष्पावती बच गई और जौहर भी नहीं कर सकती, क्योंकि राजस्थान की वीरांगनाएं जो है वो अगर गर्भवती है तो अपनी जान के साथ अपने बच्चे की जो गर्भ में पल रहा है उसकी जान नहीं ले सकती। तो कहने का मतलब है कि इसने जौहर या कुछ भी नहीं किया, ये जिंदा रही। और यहां पर आबू में इसकी एक महिला मित्र थी जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। कमलावती द्वारा इसका संयोग किया गया और उसके बाद में इस पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम आप देखिए, पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था गोहिल। क्या नाम था? गोहिल। और इसका जन्म हुआ था एक गुफा में। किसमें हुआ था? गुफा में। इसीलिए बाद में ये कहलाया गुहादित्य। क्या कहलाया? गुहादित्य। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि गुहिल वंश के राजवंश गुहादित्य जो है
वो वल्लभी नरेश शीलादित्य के पुत्र थे। तो हम इस भी बात को मान सकते हैं कि जो ये इतिहासकार कहते हैं कि वल्लभी से किसका उदय हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि गुहिल वंश का उदय है वो कहां से माना जाता है, वल्लभी से माना जाता है। कहां से माना जाता है, वल्लभी से। तो देखिए आपका दूसरा बिंदु जो है वो भी क्लियर हो जाता है कि इनकी मूल उत्पत्ति कहां से हुई थी, वल्लभी से। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मत है वो ये है कि ये वल्लभी से आए हुए थे। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 बिंदु आपके सामने आता है संस्थापक। तो मैं आपको बता दूं एक बार पुनः, संस्थापक इसका कौन था। तो आप ध्यान में रखोगे कि आपकी अब तक समझ में भी आ गया होगा कि जो संस्थापक जो है गुहिल वंश के वो थे गुहादित्य। संस्थापक कौन थे भाई, गुहादित्य थे। तो देखिए इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं गुहादित्य। संस्थापक कौन माने जाते हैं, गुहादित्य। और गुहादित्य द्वारा मेवाड़ में इसकी स्थापना की गई थी 565 या 66 ईस्वी में। इस वंश की, गुहिल वंश की, कौन से वंश की, गुहिल वंश की। अब देखो अपने सामने एक बात और आती है कि गुहादित्य का सबसे पहले राज्याभिषेक किसने किया, तो मंडलिक भील ने। एक भील था जिसका नाम था मंडलिक भील। अब ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है और एग्जाम में भी महत्वपूर्ण नहीं है कि शीलादित्य का पुत्र राजवंशीय था, उसमें नेतृत्व क्षमता थी, वो ये था वो ये था, ये चीजें एग्जाम नहीं पूछता। एग्जाम ये पूछता है वास्तव में हुआ क्या था, तो वो हमें जानना जरूरी है। तो वो जाने तो शीलादित्य के पुत्र गुहादित्य का जो राज्याभिषेक है वो एक मंडलिक भील ने किया था। और मंडलिक भील जो है वो इसे सर्वप्रथम शासक घोषित करते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या निकलकर बाहर आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मेवाड़ शासकों का राज तिलक कौन सी जनजाति करती है। तो मेवाड़ शासकों का राज तिलक है वो आपकी कौन सी जनजाति करती है भाई, भील। कौन सी जनजाति करती है, भील। तो ये आप ध्यान में रखोगे। राजस्थान में कुल 8 जनजातियां हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे। और आप ध्यान में रखोगे कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक भील करते थे, जयपुर के आमेर कच्छाओं का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। तो बीकानेर के राजपूत जो थे, राठौड़ थे, उनका राज तिलक गोदारा जाति के जाट करते थे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आती है स्थापना। तो देखिए स्थापना मैंने आपको बता दी कि इस वंश की स्थापना हुई 566 या 65 या 66 ईस्वी में। कब हुई थी, 565 या 66 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान में रखोगे। तो बताइए आपका यहाँ क्लियर है। क्षेत्र आपका कौन सा, राजस्थान का दक्षिणी भाग है। उसके बाद में आपके वंश की स्थापना की वो गुहादित्य ने की 565-66 ईस्वी में, गोहिल वंश कहलाया। तो किमलावती थी, कमलावती है वो पुष्पावती की मित्र थी, और शीलादित्य की पत्नी है वो पुष्पावती थी। तो उसी ने गुहादित्य को क्या दिया था, जन्म दिया था। अब बढ़ते हैं आगे कि इस राजवंश का 5वां जो बिंदु है आपका वो है प्रतीक चिन्ह, कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है और वो हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है। देखिए प्रतीक चिन्ह में अक्सर जो बड़ी एग्जाम होती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उनमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में कौन कौन सी चीजें दर्शाई गई है या किस प्रतीक का संबंध है वो मेवाड़ के नक्शे प्रतीक चिन्ह से है। तो उसी की मैं चर्चा करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो ये देखिए आप, अगर मैं बात करूं प्रतीक चिन्ह की, तो हमारे सामने आता है मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह। मेवाड़ का प्रतीक, तो देखिए मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह आपके यहां सामने है। तो देखिए दोस्तों ये है मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह। ये क्या है, मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है। ये देख लीजिए आप, ये मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है। मेवाड़ के अगर प्रतीक चिन्ह की हम बात करें तो इधर देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक भील सैनिक दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, भील सैनिक। तो हम कह सकते हैं कि मेवाड़ प्रतीक चिन्ह में एक भील सैनिक है, भील सैनिक। और ये जो भील सैनिक है ये माना जाता है पुंजा भील। कौन माना जाता है, पुंजा भील। यानी हम कह सकते हैं कि मेवाड़ प्रतीक चिन्ह में दिखाया गया पुंजा भील है वो महाराणा प्रताप का पुंजा मित्र था और उन्होंने अरावल दल का नेतृत्व किया था हल्दी घाटी युद्ध में। तो उसका मतलब है कि उससे पहले ही भीलों को ये महत्व देते थे। किसी जनजाति को क्या देना, महत्व देना बहुत बड़ी बात होती थी। और राजा है वो मूल रूप से देखिए इस जाति को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि इनका राज तिलक करते थे। आप ध्यान में रखोगे, एक गांव है उंदरी, उंदरी और
आगुना, ये दो गांव हैं भीलों के जो मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखो। अब देखिए प्रतीक चिन्ह में और क्या है आपको यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो चिन्ह है ये है चित्तौड़ दुर्ग का। ये किसका है विद्वानों? चित्तौड़ दुर्ग का है। ये जो चिन्ह दिखाया गया है ये है चित्तौड़ दुर्ग का। तो मेवाड़ प्रतीक चिन्ह में एक मेवाड़ी शासक, एक भील सैनिक और उनके बीच में क्या है? चित्तौड़ का दुर्ग है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए एक आपको यहाँ दिखाया गया है प्रतीक चिन्ह में सूर्य। सूर्य दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है? तो आप ये भी ध्यान में रखोगे कि सूर्य के कारण इन्हें, सूर्य प्रतीक चिन्ह में होने के कारण इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूर्यवंशी। लेकिन इस फैक्ट के आप ये दिखोगे कि ये स्वयं को किसका वंशज मानते थे? भगवान राम का वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे भाई? भगवान राम का वंशज मानते थे। और ये कहते थे कि हम स्वयं क्या है? रघुवंशी तिलक है। क्या है? रघुवंशी है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि रघुवंशी कौन से राजपूत है तो वो है मेवाड़ की सिसोदिया या गोहिल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रघुकुल तिलक कौन है तो वो है आपके आमेर के कच्छावा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, आमेर के कच्छावा रघुकुल तिलक। उसके बाद में देखिए यहां से आप एक ये फैक्ट पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्तमान की परिस्थितियों को देख के तो लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि यहाँ एक लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है ईश्वर भी उसकी रक्षा करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, मूल जो शब्द है वो किस राजवंश के प्रतीक चिन्ह में लिखा हुआ है? तो आपका राजवंश कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ का गोहिल या सिसोदिया। तो मैं मानता हूं प्रतीक चिन्ह में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक भील सैनिक है, एक मेवाड़ी शासक है, सूर्य का आपको निशान मिलेगा, ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मेवाड़ का भोइल वंश और किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन सदैव रहता है, वो मैं यहाँ क्लियर आपको करवा देता हूं कि सर आप कभी तो इन्हें कहते हो गोहिल, कभी आप इन्हें कह देते हो सिसोदिया, ये क्या चक्कर है? तो वो चक्कर आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो अगर हम बात करें कि इन्हें गोहिल क्यों कहा जाता है और सिसोदिया क्यों कहते हैं, वो देखिए आप एक तरफ आप रख लीजिए विद्वान लोगों गोहिल, चलो हम रख लेते हैं गोहिल, और एक तरफ हम लिख लेते हैं सिसोदिया। सिसोदिया यहां पर देखिए आप गोहिल या सिसोदिया, ठीक है। गुहिल वंश की स्थापना की गुहादित्य ने। किसने की थी? गुहादित्य ने, ठीक है। और गुहादित्य के बाद में यहां अनेक प्रमुख राजा बने, उनकी हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि गुहिल के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस रावल शाखा का, ये अपने आगे लगाते थे रावल, क्या लगाते थे भाई? रावल। और रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो था रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो है वो 1303 में, कब? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि चित्तौड़ का पहला साका हमने पढ़ा है 1303 का कि एक दिल्ली के आक्रांता कहूं मैं या दुष्ट कहूं मैं, या मैं कहूंगा कि एक बुरा आदमी जिसका इतिहास बहुत गंदा रहा, जिसकी पत्नी के कारण हमीरदेव चौहान पर आक्रमण हुआ, जिसकी पुत्री के कारण जालोर के कानड़देव पर आक्रमण हुआ, और जिसके स्वयं के कारण पद्मिनी के लिए जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसी आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए रावल रतन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए। और उनकी पत्नी पद्मिनी ने, जो वीरांगना के तौर पर देखी जाती है, राजस्थान इतिहास और गौरव में जिसे याद किया जाता है, वो हो जाती है यहाँ पर वीरगति को प्राप्त है। क्या हो जाती है? वीरगति को प्राप्त या जौहर कर लेती है, अग्नि या जल जौहर कर लेती है। जहां पर केसरिया हो जाए, यानी पुरुष जो है वो आपके केसरिया वस्त्र धारण करके वीरगति को प्राप्त हो जाए, महिलाएं जो है वो अग्नि या जल में कूदकर अपना बलिदान दे दे, उन दोनों कंडीशनों को कहा जाता है साका। क्या कहा जाता है? साका। तो आप ध्यान में रखोगे ये चित्तौड़ का पहला साका था। लेकिन अभी हमारे लिए इंपोर्टेंट ये है कि रावल रतन सिंह गोहिल वंश के, या मैं कहूं तो गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक हुआ करते थे। 1303 में इनकी मृत्यु हुई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने शासन किया। किसने शासन किया? खिजर खान ने। और खिजर खान ने यहां शासन किया 1311 तक।
1311 से शुरू हुआ और यह से शासन 1311 के बाद में किया मालदेव सोनगरा ने। मालदेव सोनगरा और मालदेव राठौड़ दोनों में अंतर है मेरे साथियों। मालदेव सोनगरा कहलाता मुछाड़ा मालदेव के नाम से प्रसिद्ध है और ये बड़ी बड़ी मुछें रखता था। ध्यान में आप ये भी रखोगे कि ये जालोर का था, बल्कि मालदेव राठौड़ जो है कुमादेव के पति वो है आपके जोधपुर के। तो मालदेव सोनगरा ने यहाँ 1325 तक शासन किया। 1325 में यहाँ एक व्यक्ति का एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं राणा हमीर। क्या कहा जाता है? राणा हमीर। राणा हमीर जो है ये राजा बनते हैं और राणा हमीर का निवास स्थान था वो था सिसोदा ग्राम में। कौन से ग्राम में? सिसोदा में। तो यहां से इस वंश को कहा जाने लगा सिसोदिया। क्या कहा जाने लगा? सिसोदिया। तो देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप जो है वो किस शाखा से आते हैं, तो वो सिसोदिया शाखा से आते हैं, क्योंकि रावण शाखा का अंत है वो रतन सिंह के साथ हो जाता है। अब देखिए राणा हमीर है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। ये भी आप ध्यान में रखो। और इसे ही कहा जाता है मेवाड़ का रक्षक। तो ये चीज थी। आपका डाउट क्लियर हो गया कि सर गोहिल वंश को 566 से, कब से? 565-66 से तो कहा गया गोहिल, और ये कब तक कहा गया? 1325 तक। 1325 में ये बन गए सिसोदिया, और सिसोदिया नाम देने का काम किया राणा हमीर ने। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोहिल वंश है उसमें राणा या महाराणा की पदवी लगाना सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो आप उत्तर दे सकते हो राणा हमीर ने। यहां पर कोई भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट अभी बचा नहीं। अगर डाउट बचा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिख दें। और मूल रूप से देखो, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, हमारा उद्देश्य केवल फैक्टों पर बात करना, मैटर की गहराई तक बात करना है, ना कि किसी भी तरह से पब्लिसिटी प्राप्त करना है। आपको अच्छा मैटर मिलेगा, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये देखिए आप। अब बात करते हैं आगे। तो यहां पर कोई डाउट आपका है नहीं। गोहिल और सिसोदिया का अंतर मैंने आपको समझा दिया। अब वापस चलते हैं उसी पैटर्न पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। उसी पर चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी गुहादित्य से। किससे शुरू हुई थी? गुहादित्य से शुरू हुई थी। अब देखिए गुहादित्य से शुरू होकर ये कहानी कहां पहुंचती है। देखो गुहादित्य के बाद में यहाँ के राजा जो बने वो बने भोज। कौन बने? भोज। उसके बाद में यहाँ राजा बने महेंद्र प्रथम। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ राजा बने अपराजित। और अपराजित के बाद में यहाँ राजा बने आपके शिलादित्य सेकंड। और उसके बाद में आपके राजा बने महेंद्रदित्य। देखिए महेंद्रदित्य जो है, इनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी रखनी होगी कि बिलों पर कर लगाने वाला मेवाड़ी शासक कौन था? बिलों पर कर। जो भील सदैव मेवाड़ियों की रक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए तत्पर रहते थे, महेंद्रदित्य ने उन पर कर लगाया तो उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ा? महेंद्रदित्य को। और बिलों द्वारा इसकी कर दी जाती है हत्या कर दी गई। तो इसके एक पुत्र था जिसका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज नाम था। और आगे चलकर जब इसकी हत्या कर दी गई तो कालभोज की माता लेकर जाती है एक ऋषि के पास जिसका नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि। तो महेंद्रदित्य के बाद जो शासक बने नए वो थे कालभोज, लेकिन इनका पालन पोषण हो रहा था हारित ऋषि के पास में। तो बिलों पर कर लगाने वाले व्यक्ति थे महेंद्रदित्य। अब बात करते हैं कालभोज या हारित ऋषि की। अब देखिए अपने सामने नाम आता है कालभोज। तो सबसे पहले देखिए कालभोज जब शासक बने तो बनते ही कालभोज द्वारा क्या किया गया वो देख लीजिए आप। बनते ही कालभोज ने क्या किया? सबसे पहले बिलों का कर हटाया। तो बिलों से सर्वप्रथम कर हटाया। तो भील जो हैं वो इन्हें कहने लगे बप्पा। क्या कहने लगे? बप्पा। और बप्पा का मतलब होता है पिता। यानी भील है वो इनको अपने पिता के सम्मान मानने लगे। और देखिए इनकी मतलब योग्यता थी कि भील इन्हें पिता कहने लगे। तो धीरे धीरे इस कालभोज का नाम हो गया बप्पा रावल। आज इतिहास में ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? बप्पा रावल से प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में आते हैं आगे।
बप्पा रावल की पहली योग्यता ये आप देखिए राजा बनने से। हरित ऋषि के पास ये रहते थे, हरित ऋषि के पास, और कहते हैं कि हरित ऋषि की गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय। यहां पर एक छोटी सी कहानी जो इस इतिहास का हिस्सा हो सकती है कि बप्पा रावल जी हैं वो हरित ऋषि की गाय चराने का काम करते थे, और कहते हैं सुबह सुबह गायों को लेकर गए थे, तो एक गाय ही थी वो, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं कि दूध देती थी, लेकिन शाम के समय में नहीं देती थी। तो हरित ऋषि जी ने क्या किया, उसको चेक करने के लिए वो बप्पा रावल के पीछे पीछे गए, आगे गए, तो वहां द्वारा इसकी कर दी जाती है हत्या। हत्या कर दी गई। तो इसके एक पुत्र था जिसका नाम था काल भोज। क्या नाम था? काल भोज नाम था। और आगे चलकर जब इसकी हत्या कर दी गई तो काल भोज को काल भोज की माता लेकर जाती है एक ऋषि के पास जिसका नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था? हरित ऋषि। तो महेंद्र द्वितीय के बाद जो शासक बने नए वो थे काल भोज, लेकिन इनका पालन पोषण हो रहा था हरित ऋषि के पास में। तो बिलों पर कर लगाने वाले व्यक्ति थे महेंद्र द्वितीय। अब बात करते हैं काल भोज या हरित ऋषि की। अब देखिए अपने सामने नाम आता है काल भोज। तो सबसे पहले देखिए काल भोज जब शासक बने तो बनते ही काल भोज द्वारा क्या किया गया वो देख लीजिए आप। बनते ही काल भोज ने क्या किया, सबसे पहले बिलों का कर हटाया। बिलों का कर हटाया। तो बिलों से सर्वप्रथम कर हटाया। तो भील जो हैं वो इन्हें कहने लगे बप्पा। क्या कहने लगे? बप्पा। और बप्पा का मतलब होता है पिता, यानी भील है वो इनको अपने पिता के सम्मान मानने लगे। और देखिए इनकी मतलब योग्यता थी कि भील इन्हें पिता कहने लगे, तो धीरे धीरे इस काल भोज का नाम हो गया बप्पा रावल। आज इतिहास में ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? बप्पा रावल से प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में आते हैं आगे। बप्पा रावल की पहली योग्यता ये आप देखिए राजा बनने से। हरित ऋषि के पास ये रहते थे, हरित ऋषि के पास, और कहते हैं कि हरित ऋषि की गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय। यहां पर एक छोटी सी कहानी जो इस इतिहास का हिस्सा हो सकती है कि बप्पा रावल जी हैं वो हरित ऋषि की गाय चराने का काम करते थे, और कहते हैं सुबह सुबह गायों को लेकर गए थे, तो एक गाय ही थी वो, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं कि दूध देती थी, लेकिन शाम के समय में नहीं देती थी। तो हरित ऋषि जी ने क्या किया, उसको चेक करने के लिए वो बप्पा रावल के पीछे पीछे गए, आगे गए, तो वहां पर वो गाय क्या करती थी, जहां पर अपना दूध निकालती थी वहां पर बहुत सारी पत्तियां पड़ी थी, फूल पत्तियां कचरा वगैरह पड़ा था। तो उन्होंने उसको हटाकर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग मिला। जहां पर गाय दूध अपना छोड़ती थी वहां पर एक शिवलिंग मिला। और ये जो स्थान था ये था कैलाशपुरी उदयपुर का स्थान। कहां का स्थान था? कैलाशपुरी उदयपुर। कैलाशपुरी उदयपुर, ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए कहते हैं कि बप्पा रावल है वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बन गए थे। कहते हैं एक बार हरित ऋषि जी जा रहे थे और बप्पा रावल सामने से आ रहे थे, तो हरित ऋषि जी ने कहा कि बप्पा अपना मुख खोलो। तो बप्पा ने मुख खोला, तो उसके बाद में हरित ऋषि जी ने उसकी तरफ थूकने का काम किया। कहते हैं पीक थूका, तो वो पीक है वो बप्पा रावल पीछे हट गए कि यार महाराज क्या कर रहे हो आप, ऋषि हो तो अपनी जगह हो भाई, मेरे मुंह में क्यों थूक रहे हो। तो बप्पा जी थोड़े पीछे खिसक गए, तो वो पीक है वो उनके पैरों में गिर पड़ा। पैरों में गिर पड़ा तो बप्पा ने कहा, हरित ऋषि ने कहा कि बप्पा पीक कहाँ गिरा, मुंह में गिरा या पैरों में? तो उन्होंने कहा पैरों में। तो कहते हैं कि बप्पा को जो हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है वो तेरे पैरों के अधीन रहेगा, यानी तेरे नीचे रहेगा, तू यहाँ का राजा बनेगा। तो बप्पा रावल के आशीर्वाद से ही, किसके आशीर्वाद, सॉरी, हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल यहां पर क्या बन गए, राजा बन गए। किसके आशीर्वाद से राजा बने भाई? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। तो ये आप ध्यान में रखोगे। और आगे चलकर कैलाशपुरी उदयपुर में ही एकलिंग महात्म्य का मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग महात्म्य के, हम कह सकते हैं कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया। किसके मंदिर का निर्माण करवाया गया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण। यहां पर जो कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। तो क्वेश्चन यहां से ये हो जाता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये एकलिंग जी का मंदिर है, ये है पाशुपति संप्रदाय से संबंधित। किस संप्रदाय से संबंधित? पाशुपति संप्रदाय से संबंधित। इसमें जो शैली लगी है वो पाशुपति संप्रदाय की शैली लगी है, यानी किसकी पूजा होती है? शिव की।
और यानी इस पाशुपति जो संप्रदाय है वो आता है शैव संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय से। तो देखिए जो आपके हरित ऋषि थे ये थे शैव संप्रदाय से संबंधित। किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव संप्रदाय से संबंधित। तो हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का गुहिल वंश है वो किस संप्रदाय को प्रमुख मानता है? तो शैव संप्रदाय को प्रमुख मानता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मेवाड़ का गुहिल या सिसोदिया वंश बप्पा रावल को मानता है अपना राजा। क्या मानता है? राजा। और स्वयं को मानते हैं वहां के शासक उनका दीवान। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजा कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हमारे राजा एकलिंग जी हैं, हम उनके दीवान हैं, हम उनके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, वो जो कहते हैं हम वही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एकलिंग जी हैं वो किस वंश के आराध्य देवता हैं? तो इस वंश के इस वंश के जो कुल देवता हैं वो कौन से हो जाते हैं? एकलिंग जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भाई? एकलिंग जी हो जाते हैं कुल देवता। अब देखिए जब यहाँ के शासक कहीं भी युद्ध लड़ने जाते हैं, क्या लड़ने जाते हैं? युद्ध। तो उस समय एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन करते हैं और उसे कहते हैं आशा का लेना। क्या लेना? आशा का लेना। यानी कहने का मतलब है अनुमति। युद्ध में जाते समय मेवाड़ शासक किस की अनुमति लेते हैं? तो एकलिंग जी की अनुमति लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। इस वंश के कुलदेवता एकलिंग जी हैं और इस वंश के जो आराध्य देव हैं, आराध्य देव वो माने जाते हैं चार भुजानाथ जी। कौन से देवता माने जाते हैं? चार भुजानाथ जी। और इनकी जो कुल देवी है वो मानी जाती है बाण माता। कौन सी मानी जाती है भाई? बाण माता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए ये यहां पर आपको क्लियर हो गया कि काल भोज ने भीलों का कर हटाया तो वो बप्पा रावल बन गए। हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें क्या मिला? मेवाड़ का साम्राज्य मिला। एकलिंग जी है उनके मंदिर का निर्माण उन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया और वो यहाँ के कुलदेवता है। उसके बाद में ये स्वयं को, एकलिंग जी को वहां का राजा और स्वयं को क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। युद्ध में जाने से पहले अनुमति लेते हैं तो उसे आशा का लेना किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शैव संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बात करते हैं काल भोज की कुछ विशेषताओं की या योग्यताओं की। काल भोज या बप्पा रावल, बप्पा रावल। तो यहां पर देखिए काल भोज या बप्पा रावल, सबसे पहले तो आप देखिए कि काल भोज या बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में, कब की बात है भाई? 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में इन्होंने हराया। किसको हराया भाई? तो ध्यान में आप रखोगे मान मोरी को। किसको हराया? मौर्य वंश के शासक मान मोरी को हराकर, मान मोरी जो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। इसको हराया और हराकर किस पर अधिकार किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर। किस पर अधिकार किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर। ध्यान में आप यहां ये रखोगे कि मेवाड़ों की जो गुहिल वंश था उसकी प्रथम राजधानी थी नागदा। कौन सी थी? नागदा। और नागदा कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और यहां पर आप ध्यान में रखोगे कि बप्पा रावल या काल भोज की राजधानी क्या थी? नागदा ही थी। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए आगे, चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो जाता है? बप्पा रावल का। इसलिए इसे कहा जाता है गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो संस्थापक है वो आपका कौन रहेगा? गुहादित्य रहेगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो कौन रहेगा? बप्पा रावल रहेगा। यहां से आपको एकदम से क्लियर हो गया। अब देखिए इनके शासनकाल में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया गया। 115 ग्रेन का इन्होंने सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बप्पा रावल प्रथम मेवाड़ी थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाने का कार्य किया। तो मेवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चालू किए थे तो वो कौन थे? तो आपके थे बप्पा रावल। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इनके बारे में कुछ मैं कहूं तो किंवदंती हो सकती है, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो सकता है। कहते हैं कि ये जो है वो 32 हाथ की धोती पहनते थे। 32 हाथ की धोती पहनते थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। और उसके बाद में कहते हैं 16 हाथ का साफा बांधते थे। कितने हाथ का साफा? 16 हाथ का साफा बांधते थे। और कहते हैं इनकी 9 मण की तलवार थी। कितने मण की? 9 मण की तलवार थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखो। और उसके बाद में इनके बारे में कहा जाता है
ये सुबह नाश्ते में 4 बकरे खाते थे। कितने बकरे खाते थे? 4 नाश्ते में। कहने का मतलब ये है कि भाई आधुनिक समय का डाकी आदमी हम इसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास कहता है ऐसा था तो हमें मान लेना चाहिए, हमें उसमें कोई दिक्कतें महसूस नहीं होनी चाहिए। 32 हाथ की धोती। कुछ एक जो मैं बात करूं तो राजस्थान के लड़खड़ाते हुए इतिहासकार में उन्हें कह सकता हूं, वो इस तथ्य को इस प्रकार पेश करते हैं जैसे बहुत बड़ी बात थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि चलो ठीक है मान लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल फैक्ट आधारित, ज्ञान आधारित करके जो ज्ञान है या जो मैटर है उसकी गहराई तक जाकर उसका नॉलेज बढ़ाना और उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। हमारा उद्देश्य अपना समय बर्बाद करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम अनर्गल वीडियो देखें और उसके बाद में तैयारी ना करते हुए हंसते हुए अपना कीमती समय वो बर्बाद कर दें। हमारा फैक्ट पर ध्यान रहना चाहिए। इन चीजों का एग्जाम के दृष्टिकोण में कोई महत्व नहीं होता है। जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में एग्जाम पूछती है। कंपटीशन कभी ये नहीं पूछती कि कौन सा राजा 4 बकरे खाता था। तो हमें ध्यान में भी नहीं रखना है कि भाई 4 बकरे कौन खाता है, कौन 2 खाता है, कौन खाता है कौन नहीं खाता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक ये थे। इन्होंने 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। 734 ईस्वी में इन्होंने मानमोरी मौर्य को हराया था। तो ये थे आपके बप्पा रावलिया काल भोज। तो आप ध्यान में रखोगे बप्पा रावलिया काल भोज, इनकी मृत्यु होती है नागदा उदयपुर में। कहां होती है? नागदा उदयपुर में। और वर्तमान में इनकी जो छतरी बनी हुई है वो नागदा में बनी हुई है। बप्पा रावल की छतरी कहां है विद्वान साथियों? नागदा में है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। अंतिम बात मैं आपसे कह देता हूं कि अपने जीवन में अनेक अच्छी मेहनत कीजिए। अपने माता पिता है उनको विश्वास दिलाइए कि आप मेहनत करके सफल हो सकते हो। ये जो दुनिया है ये किसी के लिए भी नहीं है, ये केवल सफलता की है मेरे मित्रों। अच्छी मेहनत करो, अच्छा मैटर पढ़ो और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका भाई सुरेंद्र डूडी।